अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग सेकेंड ईयर फिज़िक्स का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसका सेक्शन बी सॉल्व करेंगे, जो कि मोस्टली न्यूमेरिकल या शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन हैं। और अगर आप सेक्शन ए का सोल्यूशन देखना चाहते हो तो वो ऑलरेडी जो है वो लिंक अपलोड हुआ होगा, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें ये जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है ना, यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का, जिसके अंदर जो है वो टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हमें 5 अटैम्प्ट करने हैं और 5 अटैम्प्ट करेंगे तो बनेंगे टोटल हमारे 25 मार्क्स। यानी कि अब 2021 के लिए जो सारे के सारे न्यूमेरिकल हैं वो 5 मार्क्स के हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, ये रहा। एक गैल्वानोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो 50 ओम है। ये गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है और ये फुल स्केल रिफ्लेक्शन देता है विद अ करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर। 5 मिली एम्पियर पे वो फुल स्केल रिफ्लेक्शन देता है। और जो रेजिस्टेंस है 0.1 मेगा ओम्स की, उसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया था वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमें रेंज ऑफ वोल्ट मीटर जो है वो हासिल करनी है कि क्या रेंज बनेगी वोल्ट मीटर की। सो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। और सबसे पहले हम लोग इसका डेटा ही फॉर्म करेंगे। डेटा से फिर सारी बातें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहली बात कि हमें क्या गिवन है, हमें गिवन थी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर, जिसको हम आरजी से शो करते हैं, दैट इज 50 ओम। ठीक है ना, सारी चीज़ें देख लो। 50 ओम है। इसके अलावा हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, जिसको हम आईजी से शो करते हैं, वो गिवन है कितना, 5 मिली एम्पियर। और मिली का मतलब होता है 10 रेज टू द पावर -3 एम्पियर। देन हमें क्या गिवन है, देन हमें गिवन है कि कितनी सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट की गई है। सीरीज रेजिस्टेंस को हम शो करते हैं आर एक्स से, और वो है कितनी, वो है 0.1 मेगा ओम्स। कैपिटल एम है, मिली के साथ कंफ्यूज नहीं होना, ये कैपिटल एम है, ये है मेगा ओम्स। और मेगा का मतलब होता है 0.1, मेगा का मतलब होता है 10 रेज टू द पावर 6 ओम्स। और वैसे भी वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हाई रेजिस्टेंस लगाई जाती है। तो हमें मालूम करनी है रेंज ऑफ वोल्ट मीटर कितनी होगी, जिसको हम फॉर्मूले में शो करते हैं वी से। तो वैसे तो क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आमतौर पे जो क्वेश्चन आता है वो रेंज गिवन होती है और हमें सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम करनी होती है। लेकिन अच्छी बात है, कुछ तो सवाल के अंदर चेंज आया। तो फॉर्मूला क्या है, तो हम इस्तेमाल करते हैं सीरीज रेजिस्टेंस इन वोल्ट मीटर, आर एक्स इज इक्वल टू वी ओवर आई जी माइनस का आर जी। तो ठीक है, हमें इस मरतबा जो है वो वी की वैल्यू मालूम करनी है। वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। या पहले हम चाहें तो रीअरेंज भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे मैं रीअरेंज करूँगा तो सबसे पहले आ जाएगा आर एक्स प्लस आर जी, और इधर बचेगा वी डिवाइडेड बाय आई जी। और फाइनली अगर मैं वी की वैल्यू को अलग करना चाहता हूँ तो वी की वैल्यू को अलग करूँगा, आई जी जाके होगा मल्टीप्लाई किसके साथ, आर एक्स प्लस आर जी के साथ। तो जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज। आई जी जो है वो कितना है, वो है 5 मिली एम्पियर 10 रेज टू द पावर -3। आर एक्स की वैल्यू 0.1 10 रेज टू द पावर बड़ी वैल्यू है 6, और प्लस रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर जो कि होती है 50। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट, दिस ब्रैकेट ऐड, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा हमारे पास 500.25 वोल्ट्स। यानी ऑलमोस्ट जो उसकी रेंज है वो किसके बराबर हो जाएगी, जो रेंज है उस वोल्ट मीटर की वो 500 हो जाएगी। पहले फुल स्केल देता था इतने मिली एम्पियर पे, और फिर उसकी रेंज बढ़ के हो जाएगी 500। तो बहुत ही सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है, जैसे कि न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट है, 2 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, लेट्स सी। जी हाँ, चैप्टर नंबर 11 का एक न्यूमेरिकल है। एक आयरन बॉल है और उसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो आयरन की बॉल है उसका डायमीटर यानी पूरा जो रास्ता है वो 5 सेंटीमीटर है, और वो 0.01 मिलीमीटर बड़ी है। ठीक है ना, आयरन की जो वैल्यू है वो बड़ी है। टू पास थ्रू द होल इन अ ब्रास प्लेट, एक होल है ब्रास की प्लेट के अंदर, जिसमें दाखिल होने से वो इतने मिलीमीटर जो है वो बड़ी है। इस बात को जहन में रखना, इतनी वैल्यू उसकी ज़्यादा है। अच्छा जी, व्हेन द बॉल एंड प्लेट आर एट अ टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि उस वक्त जो टेम्परेचर दोनों का 30 डिग्री सेल्सियस है। एट व्हाट टेम्परेचर विल द बॉल जस्ट पास थ्रू द होल, क्या टेम्परेचर होगा जिस पर वो बॉल जो है वो पास हो जाए होल से। ठीक है ना, और आयरन की वैल्यू ये है और ब्रास की वैल्यू अल्फा, दोनों के कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन गिवन है। तो किस टेम्परेचर पर, यानी कि टेम्परेचर को कितना बढ़ाएं कि जो है वो ये जो हमारी ब्रास प्लेट है उसका जो होल है वो बढ़ जाए, और जब बढ़ जाए तो ये जो
बॉल है वो उसके अंदर दाखिल हो जाए, यानी कि ऑलमोस्ट जो होल है उसका डायमीटर और जो हमारी ये आयरन बॉल है इसका डायमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर जो है वो इक्वल हो जाए। कुछ इस किस्म की कहानी है यहाँ पर ना। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। तो अगर हम इसका डेटा बनाएं सबसे पहले, तो डेटा के अंदर क्या क्या मेंशन करना ज़रूरी है। देखो सबसे पहले डायमीटर ऑफ आयरन बॉल, जो कि लेंथ का ही काम कर रही है बेसिकली। यहाँ पर डायमीटर क्या है, अगर एक आयरन की बॉल है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ये जो है उसको हम डायमीटर से शो कर रहे हैं, और आई लिख रहा हूँ क्योंकि आयरन बॉल है। और जो प्लेट थी, ग्लास प्लेट, ब्रास की प्लेट, उसके अंदर से पास होने के लिए भी एक होल होगा, तो जाहिर सी बात है डायमीटर जो है वो ऑलमोस्ट दोनों का बराबर होना चाहिए। तो कितना गिवन है डायमीटर ऑफ आयरन बॉल, ये गिवन है 5 सेंटीमीटर के बराबर। और जो दोनों की लंबाइयों में फ़र्क है, चेंज इन लेंथ है, वो कितना है, वो है 0.01 मिलीमीटर का, ठीक है ना। और कन्वर्ट जो है वो एक ही यूनिट में कर लो तो ये हो जाएगा कितना, 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगर इसको मैं डिवाइड बाय 10 कराऊंगा तो आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर, ताकि यूनिट सेम हो जाए। तो जो टेम्परेचर है, जो कि फ़र्क है टेम्परेचर का, वो कितना है, यानी कि अगर ज़ीरो से ही दोनों का हम टेम्परेचर नोट कर लें तो वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 30 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी से शो कर दिया मैंने उसको। और यहाँ पर हमें अल्फ़ा आयरन का गिवन है, आयरन का अल्फ़ा है 1.2 10⁻⁻5 सेल्सियस इन्वर्स। और अल्फ़ा जो है वो हमें ब्रास का भी गिवन है, और वो है थोड़ा ज़्यादा 1.9 10⁻⁻5। तो होगा ये कि ज़्यादा जो फ़र्क आएगा वो आएगा ब्रास में। सारी बात ये, ज़्यादा फ़र्क जो है वो ब्रास के अंदर आएगा, ठीक है ना। और इसी वजह से ब्रास जो है वो, उसका जो होल है वो बढ़ के इतना हो जाएगा कि जो आयरन बॉल है वो पास हो सके, ठीक है। तो बेसिकली बात समझने वाली ये है यहाँ पर कि जो अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ चेंज इन लेंथ जो कि नए टेम्परेचर पर आएगा इन आयरन, तो वो कितना आएगा, वो बराबर होगा, वैसे फार्मूला होता है अल्फ़ा। वैसे अगर हमें पता ना चेंज इन लेंथ का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो अल्फ़ा ओरिजिनल लेंथ होती है L0 से शो करते हैं, और यहाँ पे डेल्टा टी आता है। तो अभी फ़िलहाल वो क्या हो जाएगा, आयरन के लिए लिखूंगा तो अल्फ़ा भी आयरन का आएगा, और लेंथ की जगह मैंने बताया डायमीटर काम कर रहा है तो डायमीटर भी आयरन का आएगा, और चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा जो कि फ़िलहाल हमने फाइंड करना है। और इसी तरीके से अगर लेंथ निकालनी होगी ब्रास की तो अल्फ़ा भी ब्रास का आएगा, डायमीटर भी ब्रास का ही आएगा, जो कि ऑलमोस्ट बराबर होगा अगर वो पास करवाना चाह रहे हैं हम उसमें से। ये दोनों के फॉर्मूले आ गए। और अगर इन दोनों का फ़र्क चाहिए, जो कि यहाँ पर मैंने डेल्टा एल से शो करा है, तो डेल्टा एल होगा इन दोनों का फ़र्क, ठीक है ना। इन दोनों का फ़र्क क्या हो जाएगा, यानी कि हम किसी भी एक लेंथ में दूसरी लेंथ को माइनस कर देंगे, तो जो आयरन की लेंथ है, ठीक है ना, आयरन जो है वो बड़ा है, और फिर उसमें से हम क्या कर देंगे, हम लेंथ माइनस कर देंगे ब्रास की, ठीक है। बस दोनों का फ़र्क चाहिए। कितना फ़र्क है, फ़र्क है 0.001 सेंटीमीटर के अंदर लिख रहा हूँ। अच्छा, फार्मूला अगर पुट करूँ इधर तो ये हो जाएगा अल्फ़ा आई डी डायमीटर ऑफ आयरन बॉल और डेल्टा टी, माइनस अगर ब्रास के लिए लिखेंगे तो अल्फ़ा बी डायमीटर ऑफ ब्रास, और ये आ जाएगा डेल्टा टी। अगर कॉमन लूँ तो देखो एक बात कंफर्म है ना, यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं, अगर वाकई पास करवाना है हमने इस बॉल को इस होल में से, तो जो डायमीटर होगा आयरन का वही डायमीटर भी होगा ब्रास का। यानी कि ये बात आपने जहन में रखनी है कि ऑलमोस्ट ये बराबर होंगे तभी पास हो पाएगा। तो इसका मतलब जो डायमीटर ऑफ आयरन है और डायमीटर ऑफ ब्रास है उसकी जगह पे कोई भी एक चीज़ लिखी जा सकती है। तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं इस तरीके से, हमें इक्वेशन नज़र भी आ जाए। ये हो जाएगा 0.001 इज इक्वल टू अल्फ़ा आई, और डी आई लिख दिया, डेल्टा टी लिख दिया, माइनस अल्फ़ा बी, और इसके भी डायमीटर को डी आई लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट बराबर हैं। कॉमन लेंगे तो डी आई कॉमन आ जाएगा, अल्फ़ा आई माइनस अल्फ़ा बी, दोनों का डिफरेंस लिखना है, और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा टी 0.001। हमें दोनों का डिफरेंस चाहिए, उससे हमें मकसद नहीं है कि माइनस में आएगा कि प्लस में, बस हमें दोनों का डिफरेंस चाहिए। और अगर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो अभी क्या आ जाएगा, ये डी आई और ये जो पूरी वैल्यू इस तरफ आके जो है वो डिवाइड हो जाएगी। तो 0.001 इज़ इक्वल टू डायमीटर कितना है आयरन बॉल का, आयरन बॉल का डायमीटर था 0 पॉइंट कितना था, 0 पॉइंट देख लेते हैं, डायमीटर था 5 सेंटीमीटर ना, तो 5 ही लिखेंगे,
क्योंकि हम सेंटीमीटर में ही सॉल्व करना चाह रहे हैं। और अल्फ़ा आई की वैल्यू अगर देखा जाए तो अल्फ़ा आई की वैल्यू है 1.2 10⁻⁻⁵ माइनस अल्फ़ा बी की वैल्यू 1.9 10⁻⁻5 और यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा टी, जो कि एक्चुअली हमें मालूम करना है। और मैंने बताया बस हमें डिफरेंस चाहिए, नेगेटिव साइन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें दोनों का जो टेम्परेचर है ना वो चाहिए हमें। तो इनको माइनस कराएंगे तो ये हो जाएगा 0.001 इज इक्वल टू 5 और दिस वैल्यू हो जाएगी 0.7 10⁻⁻5। अगर ये नेगेटिव भी है तो इट्स ओके, मैंने बताया हमें सिर्फ चेंज से मकसद है। तो अगर डेल्टा टी की वैल्यू मालूम करेंगे तो ये जो नेगेटिव साइन है इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हम टेम्परेचर मालूम कर लेंगे कितना फ़र्क आएगा, कौन ज़्यादा कौन कम, इससे मकसद नहीं है। और ये हो जाएगा कितना 5 इंटू 0.7 10⁻⁻5। तो भाई जो टेम्परेचर का फ़र्क आना चाहिए वो कितना फ़र्क आना चाहिए दोनों की लंबाइयों को बढ़ाने के लिए कि दोनों की लंबाई बराबर हो जाए, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 28.5 डिग्री सेल्सियस। दोनों की लंबाइयों को अगर बराबर करना है, ब्रास की और आयरन की लंबाइयों को बराबर करना है तो टेम्परेचर में इतना फ़र्क लाना पड़ेगा। तो जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि हमसे तो फाइनल टेम्परेचर पूछा गया था ना, तो किस टेम्परेचर पर होगा, फ़र्क इतना लाना है। तो जो नया टेम्परेचर होगा वो कैसे मालूम कर सकते हैं, वो हो जाएगा बराबर कितना 28.5 और पहले से टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, पहले वाला टेम्परेचर कितना था 30 डिग्री सेल्सियस। तो टोटल करने पर आंसर आ जाएगा हमारे पास 58.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये फॉर एग्जांपल रिक्वायर्ड टेम्परेचर है जो कि हमें चाहिए, और यहाँ पे मैंने कहीं मेंशन नहीं करा तो अब मेंशन कर देते हैं। जो फाइनल टेम्परेचर हमें चाहिए उसको टी से शो कर देते हैं, वो हो जाएगा ये 58.5। इस टेम्परेचर पे जो आयरन बॉल है वो जस्ट पास हो जाएगी उस ब्रास प्लेट में होल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, गिव द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ गाइगर काउंटर। तो उसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, थ्योरी का टॉपिक है, वहाँ से देख लेना। डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर बेलमर सीरीज और आर एच की वैल्यू गिवन है। तो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, ठीक है। हमें गिवन क्या है, हमें यहाँ पर गिवन है, डेटा बना लेते हैं पहले। हमें यहाँ पे सबसे पहले फाइनल ऑर्बिट गिवन है। फाइनल ऑर्बिट कितना है, फाइनल ऑर्बिट 2 है। क्यों, क्योंकि हमें पता है सीरीज़ कौन सी है, बेलमर सीरीज़। और बेलमर सीरीज़ का मतलब इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से सेकेंड ऑर्बिट के अंदर जंप करता है। और हमें मालूम करना है क्या कहते हैं वेवलेंथ, लेकिन उसके लिए दो कंडीशन है। एन आई कितना रखें, एन आई रखना पड़ता है 3, किसके लिए, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। और सेकेंड पार्ट में एन आई हमें रखना पड़ेगा इन्फिनिटी फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है ना। हमें वेवलेंथ मालूम करनी है तो जाहिर सी बात है लॉन्गेस्ट के लिए एक को कर लेते हैं लेमडा, लॉन्गेस्ट को करेंगे मैक्सिमम, ये मालूम करना है, और लेमडा शॉर्टेस्ट को कर लेंगे मिनिमम। एक तरीक़ेकार मैंने बताता हूँ हमेशा आपको याद रखने के लिए, एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन है इन्वर्स। इसका मतलब जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी कम होगी। अब बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, ये आ गया मिसाल के तौर पे फर्स्ट ऑर्बिट, ये आ गया मिसाल के तौर पे सेकंड ऑर्बिट। तो सबसे कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन कब रिलीज़ करेगा, जब वो कहाँ से जंप करेगा। सबसे कम एनर्जी का मतलब हो गया कि बिल्कुल नेबर, बहुत ही करीब से जंप करेगा। और सबसे करीब कौन सा ऑर्बिट है दूसरे के, जाहिर सी बात है वो 3 होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा किसी तीसरे ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करेगा, लेकिन वो अमाउंट ऑफ एनर्जी कम होगी। और याद रखो एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज़्यादा। तो करीब तरीन बेलमर सीरीज़ का तीसरा होता है, इस वजह से लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है वो होगी 3। और सबसे ज़्यादा एनर्जी कब रिलीज़ करेगा, तो याद रखो सबसे ज़्यादा एनर्जी वो रिलीज़ करेगा जब वो बहुत ही दूर किसी इनफाइनाइट ऑर्बिट से जंप करेगा, ठीक है ना। तो वो सबसे ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करेगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। और सबसे ज़्यादा एनर्जी का मतलब क्या हो गया, सबसे ज़्यादा एनर्जी का मतलब हो गया एनर्जी ज़्यादा मीन्स वेवलेंथ कम। इस वजह से उसको हम क्या कर लेते हैं, उसको हम शॉर्टेस्ट करते हैं। तो याद रखो लॉन्गेस्ट के लिए एक ऊपर वाला ऑर्बिट देखा जाता है, और शॉर्टेस्ट तो हमेशा होता ही फ्रॉम इनफाइनाइट है। सो अगर फॉर्मूला इस्तेमाल करें वेवलेंथ का, सबसे पहली बात इसको इस्तेमाल करें फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो सारी कंडीशन मैंने आपको समझा दी, आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है 1/λ इज इक्वल टू आर एच
फॉर्मूला होता है 1/NF का स्क्वायर माइनस 1/NI का स्क्वायर। तो लॉन्गेस्ट का मतलब हो गया करीब तरीन यानी कि 3। तो 1/λ वी हैव टू फाइंड 1.097 10 रेज टू दी पावर 7 और 1/NF का स्क्वायर। तो NF तो कंफर्म है 2 का स्क्वायर होगा, NI लॉन्गेस्ट के लिए बराबर है 3 के, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है ना। एक स्टेप और इसी पेज पे लिख देते हैं 1/λ इज इक्वल टू 1.097 10 रेज टू दी पावर 7 1/4 माइनस 1/9। ठीक है ना। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/λ इज इक्वल टू 1.097 10 रेज टू दी पावर 7। ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 9 माइनस 4 और अपॉन में आ जाएगा 36 और रीअरेंज करके लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो ऊपर आ जाएगा 36 डिवाइड में आ जाएगा 1.097 10 रेज टू दी पावर 7 और 9 माइनस 4 बराबर होता है 5 के। ठीक है ना। तो इससे हमें आंसर मिल जाएगा यानी कि ऊपर आना चाहिए 36 डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है 1.097 10 रेज टू दी पावर 7 इनटू यहाँ पर आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 656.3 10 रेज टू दी पावर माइनस 9 मीटर और एक्चुअली वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 656.3 नैनोमीटर्स। ये हमारे पास जो वेवलेंथ आई है, कौन सी वेवलेंथ आई है याद रखो, ये वेवलेंथ है हमारे पास लॉन्गेस्ट है। तो लॉन्गेस्ट को हमने क्या लिखा था, लॉन्गेस्ट को हमने यहाँ पे लिखा था लैम्डा मैक्स। तो याद रखो इसमें हर जगह आ जाएगा लैम्डा मैक्स आखिर तक ना, आखिर तक इसको करोगे लैम्डा मैक्स ताकि याद भी रहे। और जो मिनिमम है वो तो हमेशा एक ही तरीके से मालूम की जाती है फॉर शॉर्टेस्ट। याद रखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हमेशा इनफाइनाइट ऑर्बिट से जम करता है। तो जब हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हो जाएगा 1/λ और किसकी बात कर रहे हैं हम, लैम्डा मिनिमम की बात कर रहे हैं। तो आ जाएगा RH 1/NF। NF कितना है, फाइनल ऑर्बिट हमेशा सेकंड है और इनिशियल ऑर्बिट अब जो है वो इन्फिनिटी है। एंड एज वी नो दैट 1/∞ बराबर होता है 0 के। तो ये हो जाएगा 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू RH और यहाँ पर आ जाएगा 1/4 क्योंकि वो तो 0 हो गया है। और इसका मतलब अगर मुझे लैम्डा मिनिमम की वैल्यू चाहिए तो वो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय RH। RH 1.097 10 रेज टू दी पावर 7। इट मीन्स कि जस्ट हमें 4 को इससे डिवाइड करना है, 4 डिवाइड बाय 1.097 10 रेज टू दी पावर 7। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 364 लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 364 10 रेज टू दी पावर माइनस 9 मीटर्स। और जाहिर सी बात है अगर इसको मैं नैनोमीटर में लिखना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू कितना बनेगा 364 नैनोमीटर्स। ये हो गया हमारा मिनिमम का आंसर। तो देख लो मैक्सिमम का आंसर कितना आ रहा है, मैक्सिमम का आंसर ज़्यादा ही आएगा, मिनिमम का आंसर कम ही आएगा। ठीक है भाई। तो आसान सा एक न्यूमेरिकल और इसमें देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, व्हाट विल बी द रिलेटिविस्टिक स्पीड एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इफ रिलेटिविस्टिक मास जो है पार्टिकल का वो डबल है देन द रेस्ट मास। तो बेहतरीन किस्म का एक आसान सा सवाल जो कि बुक से ही है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। गिवन क्या है, गिवन ये है कि जो डेटा के अंदर ही लिख देते हैं। डेटा में ये है कि जो मास है रिलेटिविस्टिक मास वो है ट्वाइस ऑफ इट्स रेस्ट मास एंड वी हैव टू फाइंड द रिलेटिविस्टिक स्पीड एंड रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। दो मालूम करना है हमें, स्पीड और मोमेंटम मालूम करना है। तो बिल्कुल ऐसे ही सवाल जो है वो हमारी बुक में भी है, इजीली सॉल्व करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं उसको इसी से अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अगर गिवन कंडीशन को इस्तेमाल करें m बराबर है ट्वाइस ऑफ m0 के। ठीक है। तो m की जगह m का फॉर्मूला मास वेरिएशन का तो वो खुद होता है कितना m0 ओवर √1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर आएगा m0।
सबसे पहले एम नॉट से एम नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/√1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको रीअरेंज करो तो रीअरेंज करके इस तरफ हो जाएगा 1/2 और इस तरफ आ जाएगा √1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि v की वैल्यू मालूम करनी है तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/4 और इस तरफ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। रीअरेंज करो, ये हो जाएगा वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, इधर हो जाएगा 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 4 माइनस 1 और अभी भी आ रहा है आंसर वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर का। क्या बना वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर 3/4 और फाइनली वी स्क्वायर की वैल्यू 3c स्क्वायर ओवर 4। बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v, तो स्क्वायर को ख़त्म करना पड़ेगा। क्या करेंगे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, जानते हैं आप लोग, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा v और इस तरफ हो जाएगा क्या √3/2 √3/2 और यहाँ पे c का स्क्वायर कैंसिल होके आ जाएगा आंसर c। एक आंसर तो यही आ गया रिलेटिविस्टिक स्पीड का। और अब हमें मालूम करना है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला भी हमें मालूम है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम बराबर होता है p = mv। अच्छा, अब mv हमें गिवन है और v हम लोगों ने मालूम कर लिया। m था ट्वाइस ऑफ रेस्ट मास और v हमने मालूम करा है किसके बराबर, v हमने मालूम करा है √3/2 और c के बराबर। तो यहाँ पे फिलहाल 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का आंसर आ जाएगा √3m0 c के बराबर। ठीक है, दो चीज़ें रिक्वायर्ड थी और दोनों मालूम कर ली, यानी मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है, आसान से न्यूमेरिकल है। ठीक है जी, और उसके बाद हमारे पास बचे गए न्यूमेरिकल, ये आगे हमारे पास न्यूमेरिकल बचेगा 6। ठीक है ना, 6 न्यूमेरिकल है और बाकी 7, 8 और 9 जो है ये क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। इनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके लेक्चर देख लो, समझ में आ जाएगा। छठा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बिल्डिंग है, उसके अंदर जो है वो 5 बल्ब हैं 100 वाट के, 10 पंखे हैं 60 वाट के, 10 ट्यूबलाइट हैं 40 वाट की और एक इलेक्ट्रिक आयरन है 1000 वाट का। यानी कि अलग अलग इनकी क्वांटिटीज़ भी नोट करनी है और इनके जो पावर डिसिपेशन है वो भी नोट करनी है। और हमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं 30 दिन के अंदर, टोटल 30 दिन में, यानी कि एक महीने के अंदर कितने यूनिट्स इस्तेमाल होंगे। अगर इन अप्लाइंसेस को 4 घंटे इस्तेमाल किया जा रहा है एक दिन के अंदर, एक दिन में 4 घंटे हैं। और एक्सपेंडिचर ही मालूम करना है, कितना खर्चा आएगा, कितने का बिल बनेगा। अगर इलेक्ट्रिक रेट जो है वो बहुत ही कम, बहरहाल इन्होंने बताया है 90 पैसा है पर यूनिट जो है वो अगर 90 पैसे का होगा तो कितने रुपए का बिल बनेगा, ये बात यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो नोट कर लेते हैं सारी चीज़ें क्या क्या गिवन है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है। लंबा चौड़ा डेटा है लेकिन बहरहाल सवाल बहुत आसान है, 1 बाय 1 देखते चले जाएंगे। तो सबसे पहली बात, नंबर ऑफ़ बल्ब्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ बल्ब्स को b से शो कर देते हैं, ये हो जाएगा 5। और पावर डिसिपेशन ऑफ बल्ब कितनी है, बल्ब की पावर डिसिपेशन, तो बल्ब की पावर डिसिपेशन है PB कर देते हैं, पावर डिसिपेशन ऑफ बल्ब्स 100 वाट। इसके साथ साथ हमें जो है वो नंबर ऑफ़ फैंस गिवन है, तो नंबर ऑफ़ फैंस को F से ही शो कर देंगे। F जो है वो कितने हैं, पंखे 10 हैं। और देखा जाए तो पावर कितनी है, पावर ऑफ फैन को किसे शो करेंगे, PF से। तो 60 वाट का पंखा है, ओके ये बात भी हो गई। ठीक है ना, 60 वाट का फ़ैन है। इसके बाद क्या गिवन था हमें, ट्यूबलाइट्स गिवन है ना, तो नंबर ऑफ़, सिर्फ लाइट लिख देता हूँ, नंबर ऑफ़ लाइट्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ लाइट्स को L से शो करेंगे, 10 ट्यूबलाइट्स हैं। और हर ट्यूबलाइट के बारे में बात यह है कि उसकी जो पावर डिसिपेशन है, पावर ऑफ लाइट ट्यूबलाइट की है बेसिकली, तो वो जाएगा PL कितना है, PL बराबर है 40 वाट के, 40 वाट के, जैसा कि गिवन है। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है इधर, देखते भी सकते हो आप, बार बार देख सकते हो। और इलेक्ट्रिक आयरन एक है,
नंबर ऑफ आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन जो है तो उसको कर देते हैं कितना, आयरन है तो आई लिख देते हैं सीधा सीधा, ये है 1, और उसकी पावर डिसिपेशन कितनी है, सबसे ज़्यादा उसी की पावर डिसिपेशन है, पावर ऑफ आयरन, पावर डिसिपेशन ऑफ आयरन PI हो जाएगा, और वो है 1000 वाट। ठीक है, टाइम कितना है, किस टाइम के अंदर जो है ये काम कर रहे हैं, तो टाइम T है। तो हमें मालूम करना है रोज़ाना 4 घंटे चल रहा है, महीने में 30 दिन चल रहा है। ठीक है, दिन हो गए ना, दिन से हमें जाना है किस में, दिन से हमें जाना है अब फिर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें इसको कितने, ये हो गया 4 और 30, टोटल कितने हो गए ये हो गए घंटे, 30 दिन के अंदर 4 घंटे 120 हो गए। घंटों से जाना है मिनट में और मिनट से जाना है सेकंड्स में। 4 × 30 × 60 × 60, ये हो जाएगा 4 3 2 1 2 3 सेकेंड। टोटल टाइम इतना आ गया। अब मालूम हमें क्या क्या करना है, मालूम बेसिकली हमें 2 चीज़ें करनी थी। एक तो हमें मालूम करना है कितनी एनर्जी इस्तेमाल हुई, ठीक है ना, तो ई से शो कर देते हैं कितनी एनर्जी टोटल इस्तेमाल हुई है, और यूनिट इलेक्ट्रिकल यूनिट है तो किलोवाट आर में ही हमें आंसर चाहिए होगा। और जो रेट है वो है 90 पैसा, 90 पैसे का एक यूनिट है। क्या बात हो जाएगी अगर ये काम हो गया तो, 90 पैसे का यूनिट हो गया ना, तो फिर तो बस पाकिस्तान कहाँ से कहाँ निकल लेगा। और जो कॉस्ट है वो हमें मालूम करनी है, कितने रुपए का बिल बनेगा अगर हम ये सब चीज़ें 4-4 घंटे पूरे 30 दिन तक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, अब सबसे पहले पता है क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है वो पावर्स निकालेंगे सबकी 1 बाय 1, ठीक है ना, टोटल पावर सबकी मालूम करेंगे। टोटल पावर्स किस किस चीज़ की, सबसे पहले मालूम करेंगे बल्ब की टोटल पावर कितनी है, ठीक है, उसके बाद मालूम कर लेंगे फ़ैन की टोटल पावर कितनी है, फिर फ़ैन के बाद मालूम करेंगे किस चीज़ की, ट्यूबलाइट की, तो लाइट की कितनी है टोटल पावर, और फिर इसके बाद आयरन की टोटल पावर कितनी है वो मालूम करेंगे। ये पावर डिसिपेशन है उनकी टोटल जो हमें पता लग जाएगी, क्योंकि सारे हैं ना। देखो अब अगर मुझे वैल्यू चाहिए टोटल बल्ब की तो उसको P1 कर देते हैं। तो सारी बात ये है कि 5, एक मरतबा फार्मूला लिख के दिखा देता हूँ। फार्मूला ये होगा कि सबसे पहले हम ये देखेंगे वो चीज़ कितनी है और फिर उसकी पावर कितनी है। तो पावर ऑफ बल्ब और बी कितना है, बी है 5 और पावर ऑफ बल्ब है 100। तो 5 × 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 वाट। ठीक है, फिर फ़ैन की जो टोटल पावर है उसको P2 कर देते हैं। फ़ैन F है और उसकी पावर जो है वो PF थी। तो पंखे कितने थे, पंखे हैं हमारे पास, F है 10 और पावर है 60, 10 और 60, तो 10 और 60 ये कितना हो गया, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 600 वाट के। फिर लाइट्स को देखना है, लाइट्स कितनी हैं, तो लाइट्स है हमारे पास 10 लाइटें हैं 40 वाट की, P3, 10 लाइटें हैं 40 वाट की, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 वाट। और इसी तरीके से जब आयरन की बात करेंगे तो आयरन तो आपको पता है एक ही था, और पावर ऑफ आयरन है तो 1 × 1000, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने घर का बिल भी मालूम कर सकते हो। तो टोटल पावर डिसिपेशन कितनी हो जाएगी, टोटल पावर हमें मालूम करनी है, P = P1 + P2 + P3 + P4, सबको ऐड करना है। तो सबको ऐड करके आंसर क्या आएगा, 1004, ये हो जाएगा 2500 वाट। जब हमें टोटल पावर मिल गई है ना तो बेहतरीन काम हो गया। अब टोटल पावर से हम लोग वर्क वगैरह मालूम कर सकते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल वर्क या एनर्जी बराबर होती है, एनर्जी बराबर होती है पावर इनटू टाइम, क्योंकि हमें पता है पावर खुद बराबर होती है एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। तो अब अगर वैल्यूज पुट करें तो पावर टोटल आई है 2500 और टाइम कितना लगा था, टाइम था टाइम कितना था, 432,000, 432,000। इससे हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी, और फिलहाल जो एनर्जी आएगी वो तो जूल्स में आएगी। तो 2500 इंटू क्या वैल्यू है, 432,123, ये हो गए हमारे पास। एक्सपोनेंट्स में अगर कर लें तो ये हो जाएगा 1.0810⁻⁹ जूल्स। बट ये जो आंसर आया है ये आंसर जूल्स में आया है, और हमें आंसर चाहिए किलोवाट आर में, और 1 किलोवाट आर बराबर होता है किसके,
1000 इंटू 36 तो 100 तो 1 2 3 इतने जूल्स के बराबर होता है हमारा 1 किलोवाट। तो हम इसी वैल्यू से डिवाइड कराएंगे ताकि हमें जो है वो एनर्जी किलोवाट आर में मिल जाए। तो हो जाएगा 1.08 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय कितना है, ये हो जाएगा 36 इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 10⁻⁵। सो दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 36 एक्सपोनेंट 5 ये बराबर हो जाएगा 300 के, यानी कि जो एनर्जी टोटल जो यूनिट बनेंगे वो बनेंगे 300 यूनिट्स, 300 किलोवाट आवर। तो पहला काम तो यहीं पर ही हल हो गया जब हम लोगों ने मालूम कर लिया है एनर्जी। उसके बाद एक्सपेंडिचर मालूम करना था कि कितने का बिल बनेगा। तो सेकंड पार्ट के अंदर याद रखो, सीधी सी बात है, अगर कभी भी आपको कॉस्ट मालूम करनी है तो कितने यूनिट्स बने किलोवाट आवर में, आप क्या करोगे, उसको आप मल्टीप्लाई कराओगे जो रेट गिवन है। तो टोटल हमारे पास बिल जो बना है यूनिट्स वो 300 हैं और रेट ये कह रहे हैं 90 पैसा, रुपीज़ में कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ मैं, तो मैंने उसको कर लिया 90 पैसा 0.9 होता है, और 300 इंटू 0.9 ये हो जाएगा हमारे पास 270 रुपीज़। तो जो कॉस्ट आएगी टोटल वो आएगी 270 रुपये, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने बताया अगर ये रेट हो गया तो फिर तो क्या ही बेहतरीन बात हो जाएगी, इतना इस्तेमाल के बावजूद इतना कम बिल बनेगा, ठीक है ना। सो दैट्स इट, आई होप समझ में आ गए होंगे तमाम के तमाम न्यूमेरिकल। और बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उसके लिए जो है वो इंशाल्लाह आप वो देख लीजिएगा, जो कमेंट के अंदर भी हो जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा इंशाल्लाह। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल लिखो कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।